चलिए हम पढ़ेंगे आज 10.5 और 10.5 का पहला सवाल 10.5 में दिया गया है साइक्लोहेक्सेनॉल है। 10.5 में पहला जो है वो है साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेन बनाइए और उसी पे लगा हुआ है OH, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। इसकी अभिक्रिया जो हो रही है वो SOCl2 के साथ, SOCl2 जिसको हम लोग कहते थे आयोनिल क्लोराइड। कह रहा उत्पाद क्या बनेगा। एक तो अभिक्रिया ये हो गई, दूसरी अभिक्रिया इसी प्रकार से दिया गया है। दूसरे नंबर को देखते हैं तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है बेंजीन, बेंजीन है और बेंजीन के साथ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर है आपका CH2 है और CH2 साथ फिर और लगा CH3 है। यहाँ पर लगा है NO2, नहीं N है, N के साथ लगा O2 नहीं। अब क्रिया हो रही है Br2 के साथ, Br2 है और साथ में दिया गया है उष्मा अथवा परावैंगनी प्रकाश। उष्मा है, उष्मा अथवा परावैंगनी प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश। अगला एक अपक्रिया जो दी गई है, एक अपक्रिया और देख लेते हैं। अगला एक अपक्रिया दिया गया है, ये भी है दिया गया आपके पास तीसरा बेंजीनिंग, इसी प्रकार से बना हुआ। बेंजीनिंग के साथ लगा आपका CH2OH है, CH2 है, उसके साथ लगा आपका OH है। अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा आपका OH नहीं O और H और लगा हुआ प्लस HCl है और साथ में उष्मा दिया जा रहा है। प्लस दिया गया HCl है और उष्मा है, उष्मा की उपस्थिति अपक्रिया हो रही है HCl के साथ। तो ये पहले तीन अपक्रिया ये पड़ेगी, फिर अगला तीन और देखेंगे। होगा क्या, अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल लेते हैं तो हमने आपको बताया था अगर अपक्रिया कराएंगे SOCl2 के साथ, तो SOCl2 को जब तोड़ते थे तो हम लोग पढ़े थे इस तरह से SOCl2 नहीं, ये थायोनिल क्लोराइड कहलाता है। SO है, SO और Cl2। संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, सल्फर है, डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर और एक Cl इधर। यही चीज यहाँ पर भी आपको तोड़ना है। SO को बीच में रखिए, नहीं ऐसे S और O, एक Cl इधर हो गया और एक Cl इधर हो गया। आप इस तरह से बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इनके बीच में एक बॉन्ड है तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा और बनेगा क्लोरीन आकर के लग जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से बनने वाला जो उत्पाद होगा वो बनेगा आपका साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सिल और इसी के साथ लग गया क्लोराइड, प्लस निकल गया SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस निकल गया HCl। यह डार्जन अपक्रिया आप लोग को पढ़ाई गई थी। तो डार्जन अपक्रिया के अनुसार आप लोग बनाते थे क्या, ये एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी उत्पाद थी, नहीं सबसे अच्छी विधि थी, बताया गया था ना। अपक्रिया कहलाती थी डार्जन अपक्रिया, ये कहलाती थी डार्जन अपक्रिया। और डार्जन अपक्रिया में आपको बताया गया था कि हम लोग लेते हैं क्या, सल्फ्यूरिक क्लोराइड, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड नहीं। तो ये हो गया आपके पास वो अपक्रिया पहली हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड SO2 और ये बनेगा HCl। यहाँ पर देखिए ध्यान देना, कह रहा Br2 के साथ है उष्मा अथवा परावैंगनी प्रकाश। तो ये क्या करता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया करता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया यहाँ पर भी होगा यहाँ, क्योंकि परावैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन रिंग पर अपक्रिया नहीं होती। अगर हमारे पास निर्जल Br3 होता, लुईस अम्ल होता तो बेंजीन रिंग पर अपक्रिया होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, परावैंगनी प्रकाश, तो परावैंगनी प्रकाश हमेशा साइड चेन पे क्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्रिया कर सकता है यहाँ पे, लेकिन उत्पाद मुख्य जो होगा वो द्वितीयक वाला होगा। देखिए क्या बन सकता है, अगर ये Br2 अपक्रिया यहाँ पर करे नहीं तो बाकी चीजों को छोड़ो, बाकी को ऐसे नहीं, तो बाकी में कोई परिवर्तन है तो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग ऐसे ही है, अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पर आपके पास लगा NO2 है, यहाँ पर बनेगा आपके पास CH2 और यहाँ से एक H हम हटा देंगे नहीं, बनेगा आपके पास CH2 और CH2 के साथ यहाँ पर लगेगा Br, ठीक है। एक उत्पाद ये बनेगा। दूसरा, अगर हमारे पास Br अभिक्रिया इस कार्बन परमाणु पर ना करे, ठीक है, इस पर क्रिया करे, तो यहाँ से एक H एक Br निकल जाएगा। तो दूसरा उत्पाद और बन सकता है, संभव है, जो ये बनेगा बेंजीन रिंग। वैसे ही बेंजीन रिंग के साथ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लिखेंगे CH, अब फिर यहाँ का H प्रतिस्थापित हो रहे
जब यहाँ का H प्रतिस्थापित हुआ तो यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या, Br आकर के लग गया और है रह गया CH3 और यहाँ पर हम NO2 लगा देंगे, NO2 ये पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से देखेंगे ये दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, ये आपका है कैसा है भाई, प्राथमिक, इसमें प्राथमिक है। प्राथमिक क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन लगा उससे एक कार्बन लगा इसलिए प्राथमिक है। ये कैसा है, जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन लगा उसके इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, तो ये कैसा हो गया, द्वितीयक हो गया। और द्वितीयक उत्पाद जो होता है वो ज्यादा अस्थायी होता है, जिसके कारण ये जो उत्पाद होगा वो होगा आपके पास मुख्य होगा, इसकी मात्रा ज्यादा होगी। और ये जो होगा आपके पास क्या होगा, वो होगा अल्प होगा, इसकी मात्रा जो होगी वो कैसी होगी, कम, अल्प होगी, कम मात्रा में बनेगा। ठीक है, अगला आ रहा है आपका पास अभिक्रिया HCl है, उष्मा है, तो ये क्या करेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा अभिक्रिया होगी कहां पर, अभिक्रिया संभवतः आपके पास क्या, ये देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर कार्बन यहां पर क्यों नहीं हो रहा है, HCl अभिक्रिया यहां पर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये अपना O ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर आंशिक रूप से डबल बॉन्ड बना लेता है। यह डबल बॉन्ड जो होता है इसमें ऐसा रेजोनेंस न होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर रेजोनेंस का निर्माण नहीं करता। तो जब ये डबल बॉन्ड बना दे रहा है इसकी अपेक्षा यह बंध अधिक मजबूत है। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये क्यों नहीं टूट रहा, हाइड्रोक्सिल समूह ये भी है ये भी हाइड्रोक्सिल समूह, तो यहाँ भी अभिक्रिया यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभिक्रिया यहाँ पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोक्सिल समूह इलेक्ट्रॉन को प्रदान करके धनात्मक प्रेरण के द्वारा डबल बॉन्ड बना लेता है और ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है। और यहाँ पर ये बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड न बनने के कारण, रेजोनेंस न होने के कारण, अनुनाद न होने के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये क्या करता है, इसका H और ये OH क्रिया करके जल बना देते हैं और Cl आकर के यहाँ पर लग जाता है। तो बनने वाला जो उत्पाद होगा वो बनेगा आपका क्या, बेंजीन रिंग, ऐसे ही रह दीजिए। बाकी ये फिनॉल वाला नहीं परिवर्तन होगा, यहाँ पर आप OH को ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 और CH2 के साथ Cl और प्लस क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो यह एक प्रकार का प्रतिस्थापन है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देंगे, ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल की क्रिया अगर हम लोग थायोनिल क्लोराइड, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, ये है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये थायोनिल क्लोराइड क्या करता है, प्रतिस्थापन क्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर SO2 गैस निकल जाती है, यहाँ से HCl निकल जाता है और यहाँ पर आकर के Cl लग जाता है, बनता साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड और SO2 गैस साथ में HCl। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते थे डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डार्जन अभिक्रिया। अगला आता है, अगर हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, एक उत्पाद किसकी उपस्थिति में, उष्मा है अथवा परावैंगनिक प्रकाश, तो आप ये ध्यान रखेंगे परावैंगनिक प्रकाश जब होता है तो कभी भी बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया ये नहीं होती। अभिक्रिया कहां पर होगी, हमेशा ये साइड चेन यहाँ पर अभिक्रिया करा सकता है या फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो पहले अभिक्रिया यहाँ पर हुई इसलिए ये 1 पे लग गया ब्रोमो, ये प्राथमिक बना और एक बार यहाँ से H हटाया गया, द्वितीयक यहाँ पे बना। तो इस प्रकार से 2 उत्पाद बने और यहाँ से जो H1 हटा वो Br से क्रिया करके क्या बना दिया, आप उसको लिख भी सकते हैं, प्लस और बना होगा क्या आपके पास, प्लस बना होगा H और Br, नहीं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगला आता है आपके पास क्या, ये अभिक्रिया है, इसमें हमको क्रिया किसके साथ कराना, HCl के साथ। ठीक है, और HCl साथ में है क्या, उष्मा। तो उष्मा की उपस्थिति में यह बॉन्ड इसलिए नहीं टूटता क्योंकि बेंजीन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच रेजोनेंस होता है। अनुनाद के कारण ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। और ये क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर है, अनुनाद न होने के कारण इसका H इसके OH के साथ क्रिया करा के बना जाता है जल और ये क्लोरीन आकर के इस CH2 के पास लग जाता है। तो ये हो गया आपके पास 3 अभिक्रियाएं जो इस प्रकार की थी। अगली अभिक्रिया देखिए क्या दिया गया है। अगली अभिक्रिया जो है वो इस प्रकार से कुछ है। ठीक है, नोट हो जाएगा ना, यस सर, चलिए नोट कर लीजिए, वहां से ध्यान देकर के एक बार फिर से पढ़ करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला जो भी अभिक्रिया है वो इस प्रकार की है। अगली अभिक्रिया दे दी गई है, चौथे में है क्या, बिल्कुल मेथिल, बिल्कुल मेथिल लगा हुआ लेकिन साइक्लोहेक्स 1 ईन से नहीं,
चौथी अपक्रिया लगा है साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन के साथ लगा यहाँ पर CH3 लगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्रिया किसके साथ हो रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, अर्थात प्लस क्या है? प्लस है H और I, नहीं तीर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्या कह रहा भाई? लिखा हुआ CH3 CH2 और Br और NaI, नहीं ये पांचवा क्रिया है। CH3 है, फिर CH2 है, उसके साथ लगा Br है, प्लस NaI सोडियम आयोडाइड है। अगला आता है आपका ये बनने वाला उत्पाद, कुछ नहीं दिया गया। एक अपक्रिया और दी गई है, छठवीं अगर बारे में बात करें तो लिखा है साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, कहीं पर एक डबल बॉन्ड लगा दी, प्लस कौन है? Br2 है, और Br2 साथ साथ लिया होगा क्या? वही उष्मा और परावैगनी प्रकाश है। ठीक है, उष्मा है और परावैगनी प्रकाश, नहीं परावैगनी प्रकाश। अगर उष्मा और परावैगनी प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही तो क्या होगा, ये हमको देखना है। देखिए, आपको ये चीज पढ़ाया गया था, मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता था? ये देखो, अगर हम लोग ये ध्यान दें तो यहाँ पर आपके पास एक कार्बन परमाणु है, यहाँ पर कार्बन परमाणु, यहाँ भी कार्बन परमाणु, ये तो इस प्रकार से अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें, या फिर इसको रहने दें, आगे देख लेते हैं। अगर हम ये लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। होगा क्या? ये यहाँ पर होगा C के साथ एक H, अगला होगा CH2, फिर होगा CH2, यहाँ पर भी रहेगा इस तरह CH2, यहाँ पर कौन है? C केवल है क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हुए ना, डबल बॉन्ड है। एक यहीं से लगा हुआ CH3 है, और यहाँ से लगा पास CH2 है, और इस तरह से सभी कार्बन के पूरे बॉन्ड नहीं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लगा 4। ठीक है, तो देखिए, अगर HI जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड जोड़ा जाता है, और तीर के ऊपर परऑक्साइड अगर नहीं है, तो किसी भी एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड का अगर योग होता है तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बने। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? ये मार्कोनिकॉफ का नियम, यहाँ पर आता है मार्कोनिकॉफ, और मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या होता है? मार्कोनिकॉफ ने ये कहा था कि अगर किसी एल्कीन में, ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन अगर होता तो बेंजीन में अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये भी होना चाहिए था। ऐसा है, इसका मतलब ये बेंजीन नहीं है, ये एक प्रकार का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर देखा जाए, आप हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ रहे हैं, तो हमने आप लोग को बताया है कि HI के साथ अगर अपक्रिया है तो ये बॉन्ड टूटेगा। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसके ऊपर -4, इसके ऊपर +4। मार्कोनिकॉफ ने कहा था क्या? अगर किसी असम्मित एल्कीन, ठीक है, में हाइड्रोजन हैलाइड आप जोड़ते हैं तो ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, ऋणायन वहां जाते हैं। अब इन दोनों कार्बन परमाणु में इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, अर्थात I यहां पर आ जाएगा और H कहां पर आएगा? वो यहां पर आएगा। ठीक है, तो जब इस तरह से हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। तो हम बना क्या सकते हैं? अगर इसको CH2 लिख दे, बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो आपका बना क्या? ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब यहीं पर हमारा लगा रह जाएगा CH3 और यहीं पर आकर के लग गया आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर H लगा, इसका मतलब आप देखिए जितने भी जगह है जहां पर डबल बॉन्ड नहीं, ये सब CH2 यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ और CH2। तो ये एक प्रकार की योगात्मक अपक्रिया, नहीं योगात्मक मतलब होता है चीजों का जुड़ना है, ये अपक्रिया कहलाती है योगात्मक। ठीक है, और योगात्मक भी क्या है? असम्मित एल्कीन है, और असम्मित एल्कीनों में अगर हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ा जाता है तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, जिसमें ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ठीक है, अर्थात I यहाँ पर आ जाएगा और H आपका यहाँ पर आएगा, तो ये बना CH है, H पाते बन गए CH2, आपका उत्पाद ये बनेगा। ठीक है, अगला क्या है? ये दिया गया है, ये भी देखिए एक प्रकार का ये अपक्रिया हम लोग पढ़ाए थे। अपक्रिया कहलाती थी क्या? फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया। ठीक है, फ्लिंकस्टाइन अपक्रिया है जिसमें इन्होंने बताया क्या? अगर हम लोग आयोडीन के साथ अपक्रिया जो होती है, मतलब क्या, अगर हम लोग आयोडो एल्केन बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग प्रयोग करते थे सोडियम आयोडाइड का। यह एक प्रकार का विनिमय अपक्रिया, नहीं मार्कोनिकॉफ है, ये विनिमय में आप लोग पढ़े थे, एनसीईआरटी में लिखा गया विनिमय।
विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करना। अर्थात ये सोडियम आयोडाइड क्या करेगा, आयोडीन को यहाँ पर दे देगा और ब्रोमीन को खुद यहाँ से ले लेगा, ये विनिमय है, एक्सचेंज। नहीं तो अब क्रिया में बनेगा क्या, CH3 CH2 और आकर के लग जाएगा I। ठीक है, इस प्रकार से जो बनने वाला उत्पाद होगा वो बनेगा आपका क्या, क्या बना, CH3 हो गया, CH2 हो गया और I हो गया, प्लस निकल गया क्या, Na के साथ निकल गया Br, तो और बनने वाला उत्पाद बन गया NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर है? अगला देखिए यहाँ पर क्या है, परावैंगनिक प्रकाश। ठीक है, परावैंगनिक प्रकाश की उपस्थिति में उष्मा दे रहा है। तो आपको ये बताया गया था कि भैया एल्कीनों का एक परीक्षण होता है, एल्कीन का परीक्षण बताया गया था कि भैया अगर कोई एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन मतलब जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड आपका CH2 है, अगर हम ब्रोमीन, ठीक है, जो लाल और भूरे रंग का है Br2 के साथ अगर इसकी अपक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, दोनों को एक ब्रोमीन है, अर्थात इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और एक Br यहाँ पर आकर के लग जाएगा, एक Br यहाँ पर लगेगा, तो बनने वाला उत्पाद बनता था CH2Br और ये पाई बॉन्ड टूट गया, एक और लिखेंगे CH2 और Br। तो इसका जो लाल भूरा रंग होता है, नहीं लाल और भूरा रंग, नहीं भूरा रंग, ये क्या होता है, रंगहीन हो जाता है, रंगहीन। आप लोगों को बताया गया था ये एल्कीनों का परीक्षण है। अगर कोई एल्कीन होगी, कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, तो उसको ब्रोमीन लाल भूरे रंग का जो होता है उसमें अगर मिलाया जाए तो इसका लाल भूरा रंग धीरे धीरे क्या होता है, वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, अर्थात पाई बॉन्ड टूटेगा, एक Br इसको मिल जाएगा, एक Br इसको मिल जाएगा। तो यही चीज आपके पास यहाँ पर भी है, इस कार्बन परमाणु से देखें ये पाई बॉन्ड लगा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक Br यहाँ पर आके लग जाएगा और एक Br आपका यहाँ पर, क्योंकि इन दो कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित बॉन्ड यही टूट रहा है। ऐसा नहीं सर ये यहाँ लगा दे तो यहाँ नहीं, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच टूट रहा है, तो जिस कार्बन परमाणु के बीच ये पाई बॉन्ड टूटते हैं उसी दोनों कार्बन परमाणु के बीच हमको क्या लगाना, हैलोजन ये लगा देना। ठीक है, तो क्या बनेगा उत्पाद, देखते हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज में आपको ये पढ़ाया गया था। क्या बनेगा, ये साइक्लोहेक्स है, बिल्कुल साइक्लोहेक्स, और 1 पर इन या फिर साइक्लोहेक्सिन कह सकते हैं। एक Br यहाँ पर आकर लग गया और एक Br आपका यहाँ पर आकर लग गया, यही आपका उत्पाद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास क्या ये हो गया 10.5 जो एक्सरसाइज में पाठनीति का जो सवाल था वो आपका क्या होता है, खत्म होता है। अगला देखते हैं, भौतिक गुण में आ रहा है, दिया गया 10.6। ठीक है, 10.6 में लिखा गया है निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्वथनांक, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला आता है आपके पास निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिया गया है ब्रोमोमेथेन। ठीक है, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन पहला जो है 10.6 10.6 ये है पहला इसका ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन मतलब हो गया CH3 और Br, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोमोमेथेन। ठीक है, ब्रोमोमेथेन। अगला रहा ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म मतलब हो गया CH और Br3। जैसे क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, वैसे ब्रोमोफॉर्म का सूत्र CHBr3। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म हो गया। अगला दिया रहा क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन मतलब हो गया CH3 और Cl, क्लोरोमेथेन हो गया। दूसरा दे दिया गया है डाइब्रोमोमेथेन। ठीक है, डाइब्रोमो मतलब हो गया Br, दो बार लगाओ डाइब्रोमो, और मेथेन, मेथेन मतलब हो गया आप लगा दो CH2। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक H हटेगा नहीं, अगर ये CH3 है इसका मतलब H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, और ये Br, इसलिए इसका नाम हो गया ब्रोमो, एक कार्बन का मेथेन। और जब डाइब्रोमो मेथेन बनाना है तो डाइब्रोमो मतलब क्या, दो Br लगाना है आपको, Br ये और Br ये, बाकी जो दो संयोजकता है आपको H लगाना पड़ेगा। तो ये डाइब्रोमो मेथेन मतलब CH2 और Br2 मतलब होता है डाइब्रोमो मेथेन। ब्रोमोफॉर्म का मतलब हो गया आपके पास क्या, वो ये हो गया C, इसके साथ 3 Br लगा दो, Br यहाँ पर भी है, Br यहाँ पर भी है, और आपके पास क्या हो गया H हो गया, यहाँ पे भी Br, ये हो गया क्या, ट्राइब्रोमोमेथेन, या फिर ट्राइब्रोमोमेथेन को हम लोग ब्रोमोफॉर्म भी कहते हैं।
ठीक है, ट्राइब्रोमोमेथेन को ब्रोमोफॉर्म कहते हैं। और ये क्लोरोमेथेन है। आपको एक चीज बताई गई थी, आपको एक बताया गया था कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ, नहीं, जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो होता है अणुभार बढ़ने के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके पास क्या, मॉलिक्यूलर वेट या फिर अणुभार। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ने के साथ साथ उनका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अगर देखिए जो मेथेन CH4 है, उससे ज्यादा क्वथनांक आपके पास एथेन का होता है C2H6 हो गया, उससे ज्यादा क्वथनांक आपके पास C3 और H कितना हो गया, 8 हो गया, और ज्यादा क्वथनांक होगा C4 हो गया, H आपका 10 हो गया। तो इस तरह से लगातार अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्रोमीन परमाणु, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्लोरीन का परमाणु भार जो होता है वो 35.5 होता है, जबकि उसके नीचे आवर्त सारणी में ब्रोमीन उससे नीचे है, उसका परमाणु भार और ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई और आयोडीन, इनका सबका परमाणु भार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे कम परमाणु भार किसका होगा, क्लोरीन का, अर्थात इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। ठीक है, उसके बाद 1 ब्रोमीन, फिर यहाँ पर 2 ब्रोमीन और फिर 3 ब्रोमीन। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वथनांक जो होने वाला है वो किसका होगा, सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा, ठीक है, किसका होगा, ट्राइब्रोमोमेथेन। इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा, बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले सबसे ज्यादा को लिख लो CHBr3, इसका ब्रोमोफॉर्म का सबसे ज्यादा। उसके बाद डाइब्रोमोमेथेन अर्थात CH2 और Br2 का होगा। उसके बाद किसका होगा भैया, उससे कम हो रहा है CH3 और Br, ब्रोमोमेथेन का। और सबसे कम होने वाला है क्या, क्लोरोमेथेन अर्थात CH3 और Cl का। तो ये इसके क्वथनांक का बढ़ता क्रम। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए क्वथनांक जो होता है अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगला दे दिया जा रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अगला क्या आ रहा है आपका, अगर बात करें 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा ना, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फिर से यहाँ पर हो जाएगा CH3 उससे कम किसका होगा, CH2 Br2 का। उससे भी कम किसका हो गया, CH3 और Br, और सबसे कम हो गया CH3 और Cl का। ये दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें इन्होंने कुछ अणुभार देने, यहाँ पे दिया गया दूसरा 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो पहले प्रोपेन बनाइए, CH3 CH2 है और CH2 साथ लगा आपका CH2 और यहाँ पे लगा दिया 1 पे लगाया क्लोरो, 1 क्लोरोप्रोपेन। एक करा आइसोप्रोपिल क्लोराइड CH3, आइसोप्रोपिल ये हो गया CH और CH3, ये आइसोप्रोपिल और यहीं पे लगाना क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और क्या दिया गया है, 1 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब हो गया आपके पास CH3 है, CH2 है, फिर आपके पास क्या हो गया, एक और हो गया CH2, फिर हो गया आपका CH2 और यहीं पे लगाना Cl। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए ये बना आपके पास क्या, 1 क्लोरोब्यूटेन। फ्लाइट मोड में डालिए इसको। ये हो गया आपके पास क्या, नाम हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो आप ये चीजें अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक तो बढ़ा। तो यहाँ पर देखा गया 1 2 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, 4, अर्थात इसका अणुभार ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज और देखिए, अणुभार बढ़ने के साथ साथ तो क्वथनांक बढ़ता है, लेकिन जो साइड चेन होता है, पार्श्व श्रृंखला, जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है पास क्या, पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला, जो पार्श्व श्रृंखला होती है उस पार्श्व श्रृंखला की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है, वो घट जाता है। ठीक है, तो पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक घटेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या, एक प्रकार पार्श्व श्रृंखला ही है। ठीक है, ये 1 2 3 यहाँ पर क्लोरो, अर्थात सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा, तब इसका होगा और तब इसका होगा। क्यों, क्योंकि ये पार्श्व श्रृंखला से बढ़ गई, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा, इसकी अपेक्षा कम हो गया। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया,
बिल्कुल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बनेगा आपके पास क्या, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसको हम लोग कहते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक हो रहा है 1 क्लोरो, CHLOR ना, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा। उससे कम 1 क्लोरोप्रोपेन होगा, बिल्कुल 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन PRO और PANE, इसका नाम 2 क्लोरो, 1 2 पे लगा दो, या फिर आइसोप्रोपिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये हो गया आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन। तो हम बताए हैं क्वथनांक जो होता है अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, और क्वथनांक पार्श्व श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, घटता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/। पार्श्व श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में कमी आती है। क्वथनांक जो होता है पार्श्व श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ घटता है। पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगा, क्वथनांक घटेगा, ठीक है। अणुभार बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, 10.6 जो आपके पास पाठ नहीं सवाल था। अगला आता है 10.6 के बाद 10.7, ठीक है। 10.7 क्या कह रहा है, 10.7 10.7 है, चलिए देखते हैं। 10.7 में हम लोग को दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों में से एल्किल हैलाइड द्वारा SN2 अभिक्रिया अधिक तीव्रता से, ठीक है, अभिक्रिया करने की अपेक्षा करते हैं, उत्तर को समझाइए। अर्थात बताना है कि कौन सा ऐसा अणु है जो SN2 अभिक्रिया जो होती है वो क्या करता है, अधिक तीव्रता से प्रदर्शित करता है, ठीक है। चल देखते हैं। आपको दोनों चीजें बताई गई थी, SN1 और SN2 अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया और 2 अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक और 2 अणुक दोनों प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको बताई गई। तो चलिए देखते हैं एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी और 2 अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होने वाली। दिया गया है 10.7 में, अगर देखें ये 10.7 है, 10 आपका 7 पहला दिया गया, इसमें ऐसे लिखा गया CH3 CH2 CH2 और एक चीज ध्यान दो, अगर हम बात कर रहे हैं SN2 के लिए, नहीं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले पढ़ाया गया। SN2 में आपको बताया गया था SN2 कितने चरण में होती थी, एक चरण में होती थी। SN2 है, हमने कहा SN2 है और एक चरण में ये संपन्न होने वाली अभिक्रिया। और जब एक चरण में संपन्न होती थी तो हमने SN2 के लिए बताया था कोई भी एल्किल हैलाइड ऐसे, जैसे लिखा हुआ था आपको यहाँ पे, ये हो गया इस तरह से, C है कार्बन, कार्बन के साथ एक और CH3 ना लगाओ, यहां पर हमने लगा दिया था पीछे से H, यहां पर हो गया H, यहां पर हो गया H, यहां पर हो गया, ये हो गया आपके पास, यहां पर लगा था Br। होता क्या था, ये मंद दर से अभिक्रिया होती थी, और यहां पर नाभिक सन्निहित, आप SN1 और SN2 का अर्थ क्या था, SN1 मतलब होता था एक अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर ये SN2 होता तो यहां पर लिखते थे 2 अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो हमने आपको 2 अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताया था। तो इसमें नाभिक सन्निहित जो होता था हाइड्रोक्सिल आयन या फिर कोई भी नाभिक सन्निहित, वो पीछे से आक्रमण करता था। क्यों, क्योंकि पीछे अवरोध नहीं होता, छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाते थे। और जब अवरोध नहीं उत्पन्न करते थे तो आपको बताया गया था, एक आता था संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था में बताया गया था क्या, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता था, नहीं बताया था, 2 क्रिया एक साथ हो रही। एक क्या कर रहा है, ये हाइड्रोक्सिल समूह इस कार्बन परमाणु से धीरे धीरे बॉन्ड बनाना चालू करता है, OH है, ये बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्मेशन चल रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, टूटता चला जाता है। और ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से रिपल्सन में यहां पर आ गए। तो ये एक अवस्था कहलाई थी संक्रमण अवस्था। आपको SN1 और SN2 बताया था संक्रमण अवस्था। और जब ये संक्रमण अवस्था है तो ये क्या करेगा, तीव्रता से, नहीं अगले चरण में क्या होता है, ये तीव्रता से, तीव्र गति से क्या करता है, तीव्र गति से इस बॉन्ड को तोड़ करके निकल जाता है। बनने वाला जो संरचना होता था C के साथ ये OH आकर के लगा, और हाइड्रोजन जो होते थे वो विपरीत साइड चले जाते थे और प्लस Br निकल जाता था।
ठीक है। यह क्रिया जो होती थी वो कहलाती थी वाल्डन इन्वर्जन। हमने बताया ना छाता है तो छाते में अगर भैया क्या होगा ऐसे खुला हुआ, लेकिन ये इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, अगर ये हवा चले और ये ऐसे उलट जाए इस प्रकार से, तो देखो हाइड्रोजन अभिकार तीनों हाइड्रोजन परमाणु इधर है अर्थात छाता इस प्रकार का है, लेकिन जैसे ही हवा लगा या फिर इसका झोंका लगा ये तुरंत हाइड्रोजन परमाणु उधर की तरफ चले गए, तो अर्थात संरचना पूरी क्या हो गई, वो उलट गई। इसका अध्ययन वाल्डन साहब ने किया था, इसलिए इसको कहते हैं, इसकी संरचना उलट जाने की क्रिया जो थी वो वाल्डन इन्वर्जन, WALDEN इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है। अर्थात अगर कोई हमारे पास D+ वाला अभिकारक लिया गया है तो जब वो उत्पाद में बदलता है तो ये L- का हो जाता था, अर्थात डेस्टो रोटेटरी वाला लीबो रोटेटरी में बदल जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इनकी है। या फिर L- लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, वो D+ में बदल जाएगा। और हमने बताया था अगर ये बाधा बढ़ता जाएगा, हमने बाधा बढ़ा दिया, आपने CH3 एक लगा दिया, तो जैसे जैसे बाधा बढ़ता जाएगा इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम होती है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील, क्योंकि पीछे से आक्रमण तभी संभव है जब यहाँ पर क्या होगा, अवरोध नहीं होगा। कम से कम अवरोध होने पर ही पीछे से आक्रमण हो सकता है। अगर बड़े बड़े समूह लगे हैं पीछे से तो कोई वहां से पीछे से आक्रमण संभव नहीं हो पाए। अर्थात सबसे ज्यादा क्रियाशीलता जो होती है वो किसकी होती है, CH3 और Br की। सबसे ज्यादा क्रियाशील किसके लिए, SN2 के लिए। उससे कम कौन क्रियाशील होगा भैया, हमने एक CH3 लगा दिया तो CH3 CH2, जिसको हम लोग प्राथमिक भी कहते हैं, फिलहाल कह सकते हैं CH3 हो गया, CH2 हो गया, और Br उसकी क्रियाशीलता और कम हो गई। हमने अवरोध और बढ़ा दिया, एक और पहले लगा दे, एक गार्ड और लग गया। अब पीछे से आक्रमण करना और कठिन हो गया। अर्थात अब क्या बन गया, CH3 का होल ट्वाइस, ये CH3 का होल ट्वाइस और CH Br, इसकी क्रियाशीलता और कम हो गई। एक और CH3 लगा दिया, अब तो और ज्यादा बाधा, अर्थात CH3 का होल थ्राइस C, और उसके साथ लगा Br, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम हो गई। तो ये है रिएक्टिविटी का आर्डर। ठीक है, अर्थात मेथिल सबसे ज्यादा क्रियाशील, प्राथमिक थोड़ा सा कम क्रियाशील, द्वितीयक की क्रियाशीलता और कम, और तृतीयक की क्रियाशीलता जो होगी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा मेथिल। तो आपको इसी क्रम में दिया गया है, किसको किसको देखना है, दिया गया है ये 3-4 कौन कौन। पहला दिया गया CH3 CH2 CH2 Br, अर्थात 1 ब्रोमोब्यूटेन है, ये CH3 है, CH2 है, फिर आपके पास CH2 है, और CH2 के बाद फिर CH2 लगा, और ये Br, अर्थात 1 ब्रोमोब्यूटेन। और तथा किसमें विभेद करना था, इन दोनों में कौन ज्यादा क्रियाशील होगा SN2 के प्रति। ये दिया गया 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 है, CH2 है, और ये CH होगा, Br यहाँ पर, और ये हो गया CH3 हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कैसा है, ये प्राथमिक है। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा उससे एक कार्बन, अर्थात प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन लगा इसलिए ये प्राथमिक हो गया। और ये कैसा है, द्वितीयक हो गया। तो प्राथमिक और द्वितीयक में कौन ज्यादा क्रियाशील होता है, SN2 के लिए प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक ज्यादा क्रियाशील, द्वितीयक और कम, तृतीयक और, तो दोनों में कौन क्रियाशील ज्यादा होगा, SN1 के प्रति इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी और इसकी क्रियाशीलता कम होगी। ठीक है, अगला देखिए दिया गया है दूसरे में, देखिए इसी प्रकार से। तो दूसरे में क्या दिया गया है, ये पहला था। ठीक है, ये पहला था इसका दूसरे का अगर ऑप्शन देखा जाए तो दूसरे के ऑप्शन में भी देखिए क्या दिया गया, इस तरह से लिखा हुआ, ये पहला वाला ऑप्शन था। दूसरे में अगर देखा जाए तो दूसरे में दिया गया वही 2 ब्रोमोब्यूटेन ही है, CH3 है, CH2 है, फिर CH है, यहाँ पर Br लगा हुआ, और ये CH3 तथा और क्या दे दिया गया है, तथा दे दिया गया है 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ऐसे लिखा, CH3 है, C है, CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर भी है, और ये हो गया Br। तो इन दोनों को पहचानना है कैसा है। तो भैया यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कैसा कार्बन, इसके इधर भी कार्बन इधर, अर्थात ये द्वितीयक हैलाइड होगा, और ये कैसा होगा, तृतीयक होगा। इसके दोनों तरफ इधर भी तो द्वितीयक ये वाला है, ये कैसा होगा, तृतीयक। क्यों, क्योंकि तृतीय कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ, इसकी इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इसकी क्रियाशीलता, तो किसकी ज्यादा, द्वितीयक और तृतीयक में द्वितीयक ज्यादा क्रियाशील, अर्थात ये इसकी क्रियाशीलता इसकी अपेक्षा SN2 के प्रति क्या होगी, ज्यादा होगी। एक और दे दिया गया इसी प्रकार से, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, हटा दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिखा जाए, जगह है, दिया गया आपका CH3 CH है, और CH3 नहीं, ये CH3 है,
और CH3 के साथ लगा CH है, यहाँ पर लगा CH3 है, और ये हो गया आपका CH2 है, और CH2 के साथ लगा सर CH2 और लगा हुआ है, CH2 और लगा हुआ, और ये Br तथा, ठीक है, तथा आपके पास क्या दिया गया, CH3 है, बिल्कुल यहाँ पर ये CH3 है, CH2 है, CH के साथ लगा आपका CH3 और है, यहाँ पर आ गया CH2 और Br, ये लगा। देखिए यहाँ पर दोनों आपको प्राथमिक देखने को मिल रहा है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से लगा उससे एक ही कार्बन, ठीक है, यहाँ पर भी जिस कार्बन से लगा उससे एक ही कार्बन, अर्थात दोनों हैलाइड प्राथमिक हैं। अब क्या किया जाए, अब आपको ध्यान रखना है कि जो बाधा है वो यहाँ से 1 2 3 का तीसरे कार्बन पर, और ये क्या होगा, प्रेरण प्रभाव और पास में, अर्थात क्या होगा, बाधा पास आ गई, और जब बाधा पास आ गई तो क्रियाशीलता क्या हो गई, इसकी कम हो गई और इसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो गई, ठीक है। तो बाधा न होने पर, अगर ये बाधा नहीं होती तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे बाधा इसके पास आती जाएगी दूरी ज्यादा, इसका मतलब अवरोध कम। अगर ये पास में आ गया तो बाधा ज्यादा है, तो क्या उसकी क्रियाशीलता अपने आप क्या होगी, घट जाएगी, अर्थात इसकी क्रियाशीलता कम होगी और इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके लिए, SN2 के प्रति हो गया, राइट। नीचे दिया गया है 10.8 है, उसमें कौन सा है, उसमें कह रहा है SN1 नहीं, कह रहा है हैलोजन यौगिकों के निम्नलिखित युगलों में से कौन सा यौगिक तीव्रता से SN1 अभिक्रिया करेगा, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो आपका अभिक्रियाशीलता है SN1 और SN2 में यही अंतर है। SN2 में क्या हो जाता है, आपका बाधा कम होने पर क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इसी का ठीक उल्टा जो होता है वो SN1 होता है। SN1 जो होता है वो एक चरण में पूरा होने वाला, सॉरी 2 चरण में पूरा होने वाला क्रिया है, और 2 चरण में पूरा होने के साथ साथ इसमें पीछे से जो होती बाधा ज्यादा रहती है। जैसे आपको SN2 अगर देखें, सॉरी SN1 अगर बताएं, ठीक है, ये तो इसका एग्जाम्पल हटा दे रहे, क्रियाशीलता पता चलेगा किसकी ज्यादा होगी, यस सर जी। दिया गया है ये, थोड़ा सा SN1 देख लेते हैं, S और N1 कहलाता है एक अणु नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर हमने आपको बताया था क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, एक अणु नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन। ये स्टेप फर्स्ट STP स्टेप फर्स्ट बताया गया था कि भैया इसमें पीछे की तरफ एल्किल समूह ज्यादा होते, CH3 है, CH3 है, CH3 और है, यहाँ पर लगा होता है Br। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सिल समूह ने पहले स्टेप में बताया था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन FOR, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन CARBO CA और TiON, अर्थात कार्बोधनायन का बनना, ठीक है। कार्बोधनायन कैसे बनता है, जब तक यहां पर देखा जाए कि भैया हाइड्रोक्सिल समूह, अभी कोई समूह इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे से भी आगे से हर तरह से बाधा यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, धनात्मक प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरण प्रभाव, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन, ये सब धनात्मक प्रेरण दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटता है और बनाता क्या, कार्बोधन आयन। ये मंद दर से होने वाली अभिक्रिया है, मंद दर से हुई, और मंद दर से होने के बाद बना क्या, ये बन गया तृतीयक कार्बोधन आयन, एक CH3 ये आकर के लगी, यहाँ भी CH3, और ये बन गया Br-, ठीक है। जब ये स्थान खाली हो जाता है, इसको कहते हैं कार्बोधन आयन, ये कहलाता है आपके पास कार्बो, ठीक है, कार्बोधन आयन, ठीक है, कार्बोधन आयन। और जब कार्बोधन आयन बन जाता है, अगले स्टेप में क्या होता है, स्टेप जो सेकंड होता है, स्टेप सेकंड, उसमें क्या करता है, नाभिक से नहीं इसके ऊपर आक्रमण करता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जब आक्रमण करता है तो कैसे करता है, देखो जैसे यही कार्बोधन आयन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, CH3 हो गया, CH3 के साथ फिर C है, CH3 और हो गई, CH3 एक और, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब हाइड्रोक्सिल आयन जो है नाभिक से नहीं, वो आकर के यहाँ पर आक्रमण करता है, और तीव्रता से जो होता है ये क्या करता है, तीव्रता से नहीं, तीव्र दर से ये केस में उत्पाद में बदल जाता है, बनता CH3, CH3 यहाँ पर और CH3 यहाँ पर, और ये बन गया OH, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनता है। तो ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा प्रेरण प्रभाव है उतना ही जल्दी ये टूटेगा, अर्थात तृतीय की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, ठीक है।
तृतीयक। देखो जैसे जैसे ये हटेगा तो ये बॉन्ड टूटने की दर जो होगी घट जाएगी, अर्थात सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया? तृतीयक। एक कार्बन हट गया, अब क्रियाशीलता किसकी घट गई? द्वितीयक की होगी। फिर किसकी होगी? प्राथमिक की। और सबसे कम कौन होगा? मेथिल CH3 और Br की क्रियाशीलता सबसे कम होने वाली। अब हमको इसी प्रकार से इसको भी अरेंज करना है, जो दिया गया है इस प्रकार से बना हुआ है। क्या बना है? ऐसे लिखा क्लोरीन, यहाँ पे दिया क्या? Cl। ठीक है, तो Cl लिखने का अर्थ क्या हो गया? ये है, और किसमें विभेद करना? एक ये दिया गया और एक और बना हुआ इसने। एक कैसे बना हुआ? ये बना हुआ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर Cl लगा दिया। ठीक है, आपको बताया गया कि भैया जितने भी बिंदु है, जैसे अगर यहाँ पे बिंदु है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? कार्बन, ये, और इसके साथ लगा Cl, और ये बता रहा है कि भैया यहाँ पर भी CH3 होगी, यहाँ पर भी CH3 होगी, और यहाँ पर भी क्या होगा? CH3 होगा। तो इसकी संरचना इस प्रकार से ड्रा हो सकती नहीं, CH3, क्योंकि जितने भी बिंदु होते हैं और किनारे होते हैं उन सभी जगहों पर कौन होता है? वो कार्बन होता है। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, तो क्या बनेगा? ये बन गया CH3 CH2, और यहाँ पे हो गया C, यहाँ पर हो गया Cl, H लगाएंगे, फिर CH2 हो गया, और फिर CH3, तो होगा। तो जब इस प्रकार से बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? इसको पहचानो कैसा है ये कैसा है? जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन लगा वो तृतीय कार्बन परमाणु है, अर्थात ये हैलाइड भी तृतीय हैलाइड होगी। और जिस कार्बन परमाणु से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा उसके इधर कार्बन, अर्थात ये द्वितीयक होगी। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक पहचानेंगे भाई। पहचानने का काम क्या? हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से लगा हुआ है वो अगर तृतीयक है तो उसको लोग तृतीयक हैलाइड कहेंगे। जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन लगा है उसके भी इधर कार्बन है, उसके इधर कार्बन, अर्थात द्वितीयक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन है, ये कैसा होगा? द्वितीयक हैलाइड। और आपको बताया गया है कौन ज्यादा क्रियाशील? तृतीयक ज्यादा क्रियाशील, द्वितीयक कम क्रियाशील, अर्थात कौन ज्यादा क्रियाशील होगा? इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी और इसकी क्रियाशीलता कम होगी। इसकी क्रियाशीलता ज्यादा, इसकी क्रियाशीलता कम, SN1 के प्रति क्रियाशीलता होगी। इसी प्रकार से अगला जो बना नहीं, ये तो पहला था इसका SN1 के लिए आपके पास ये पहला था नहीं। क्वेश्चन नंबर था क्या? 10.8, ये 10.8 का पहला है, 10.8 का पहला क्वेश्चन था, जिसमें हमारे पास किसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो गई? वो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा क्योंकि ये तृतीयक हैलाइड है, और इसकी क्रियाशीलता कम क्योंकि ये द्वितीयक हैलाइड है। आगे देखिए इस तरह से बना हुआ 2 2 4 2 6 7 नहीं, ऐसे बना हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर क्लोरीन लगी हुई है। 2 2 4 2 6 1 7 नहीं, ऐसे। एक और बना हुआ कैसे है? वो इस प्रकार से, बस क्लोरीन किनारे हो गए, यहाँ पे Cl लग गया नहीं। तो आपको हमने पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ, अगर इसको देखा जाए तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ, किनारे है तो CH3 होगा, बिल्कुल ये CH3 है, इस प्रकार से लिखा गया CH3, यहाँ पर हो गया CH2, फिर हो गया CH2, फिर हो गया CH2, यहाँ पर भी आ गया CH2, और यहाँ पर क्या होगा? CH, और यहाँ पे Cl, और ये हो गया CH3 होगा ना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कैसा हैलाइड लग रहा है? द्वितीयक हैलाइड है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ? ये इसका देखो R, इसके बारे में बता रहे, यहाँ से लिखा हुआ CH3, फिर CH2, फिर आपका CH2, फिर CH2, और फिर CH2 है, फिर यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पे लगा Cl। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 जी, 2 2 4 2 6 7 बिल्कुल। तो ये कैसा हैलाइड है? यहाँ पर जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन लगा है वो कैसा है? प्राथमिक, क्योंकि इसके बगल में एक ही कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कैसा है? द्वितीय। तो आपको भी बताया गया कि कौन क्रियाशील ज्यादा होगा? प्राथमिक और द्वितीयक में द्वितीयक ज्यादा क्रियाशील होगा, प्राथमिक कम। तो द्वितीयक कौन है? इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी और इसकी क्रियाशीलता कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या है 10.8 खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10.9 कितना मिनट हो गया? बहुत ज्यादा हो गया ना।